हेलो एंड वेलकम टू इस चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर आपको फिजिक्स के अंतर्गत यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत तीसरा लेक्चर आपको दिया जा रहा है। यह सभी लेक्चर दृष्टि आईएएस की क्विक बुक से आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपने नहीं बाई किया तो इसको ले लीजिए पुस्तक और वहाँ पर टिक कर लीजिए बहुत सी चीज़ें और पढ़ डालिए और बार बार रिवाइज करिए। उसके बाद अपना एग्ज़ाम निकालिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर आज है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण इसमें देखना तो बहुत कुछ है लेकिन सीधे हम पहुंचते हैं यहाँ पर। देखिए, सर्वप्रथम न्यूटन ने 1686 में बताया था। न्यूटन चाचा से पहले ही भारत के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, परंतु न्यूटन ने गणितीय विधि से गुरुत्वाकर्षण के नियम को सिद्ध किया, है ना। तो हमारे भारत के लोग ब्रह्मगुप्त जो है कि वो पहले ही बता दिए थे कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, है ना, गुरुत्वाकर्षित होती हैं, परंतु न्यूटन ने गणितीय विधि से गुरुत्वाकर्षण नियम को सिद्ध कर दिया। न्यूटन ने इसको सिद्ध कर दिया। 1686 में न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दो पिंडों के बीच स्थित आकर्षण बल की इसी विशेषता का अनुकरण करती हुई पृथ्वी किसी पिंड या वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। 1686 में न्यूटन ने ऐसा बताया, लेकिन ब्रह्मगुप्त भारतीय इन्होंने पहले ही बता दिया था। तो न्यूटन के नियम के अनुसार किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, अगर हम मानते हैं कि यह कण m1 है और यह है m2, ठीक है, किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के यानी द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के यानी इनका m1 m2 मल्टीप्लाई के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि एफ इक्वल टू, ये जो दोनों के बीच की दूरी है ये आर है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, अगर हम इक्वल टू नहीं ये समानुपाती बोल रहे हैं, m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर जी जो होगा, जी लग जाएगा गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, तो m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ये किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल यानी m1 m2 का गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा ये जो आर स्क्वायर है 1 अपान आर स्क्वायर हो रहा ना। ओके, तो ये चीज़ इन्होंने बताया था न्यूटन ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यहाँ दिया हुआ है। हम अब पीछे चलते हैं केपलर के नियम पर। केपलर का नियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यूपीएससी ने अभी तक पूछा नहीं है, शायद असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया हो और यूपीपीसीएस में भी पूछा जा सकता है। इनके तीनों नियम, बहुत कुछ खास नियम है नहीं लेकिन पूछा जा सकता है पहला नियम किससे संबंधित है, दूसरा नियम किससे संबंधित है, या ये भी पूछा जा सकता है कि क्या दिया गया है इन नियमों में। ओके, तो प्रथम नियम क्या है, कक्षाओं का नियम यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है। पहला नियम केपलर का क्या है कि कक्षाओं के नियम यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है। केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए 3 नियम दिए। ठीक है, तो पहला नियम कक्षाओं का नियम है और इसमें इन्होंने बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं सभी ग्रह। ओके, तथा कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है, यही नियम है। इन्होंने कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं तथा कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। ये पहला नियम है इनका। दूसरा नियम है, क्या है नियम, लॉ ऑफ एरियल स्पीड, क्षेत्रफलीय चाल का नियम है। इसमें इन्होंने क्या कहा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है या समान समय में समान दूरी तय करती है। फिर से, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान दूरी तय करती है। दूसरा नियम है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान दूरी तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। यही बताया कि समान समय में समान दूरी तय करती है। ये जो रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान दूरी तय करती है, ये दूसरा नियम है। और यह नियम जो है कि केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। तीसरा नियम क्या है, परिक्रमण कालों का नियम, लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, परिक्रमण कालों का नियम है। इसमें क्या है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसमें ये जो लिखा हुआ है टी स्क्वायर, ये समानुपाती आर क्यूब, तो क्या है, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल यानी टी, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल टी का वर्ग यानी स्क्वायर, और टी का वर्ग ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के
अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तृतीय घात जो इसका जो है कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस के तृतीय घात के समानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर समानुपाती ये r³ है। यही बता रहे हैं कि क्या किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर ग्रह की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो यही है तीसरा नियम। और यहाँ पर इस नियम से पता चलता है कि जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा, अतः जो सूर्य के जितना समीप होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। वैसे ये आम भाषा में आप कहें तो आप अपने घर से जितना दूर रहेंगे तो उतना ज़्यादा समय में आप अपने घर पहुँचेंगे, और जितना करीब होंगे तो उतना कम समय में पहुँचेंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने घर का चक्कर लगा रहे हैं 1 किलोमीटर दूर पे, तो ये जो आपका ये पूरा एरिया होगा, ये जो जितना आपको चलना होगा वो कम होगा, लेकिन वहीं आप 10 किलोमीटर दूरी पर हों तो ये इस प्रकार से चलना होगा। तो वही बात है कि जितना करीब रहेगा उतना जल्दी परिक्रमण करेगा, जितना दूर होगा उतना दूरी से करेगा। ओके, तो ये तीसरा नियम है। यानी 3 नियम के अपलर के क्या हैं? प्रथम नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है, जिसमें कह रहे हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं तथा कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान दूरी तय करती है। तीसरा नियम क्या कहता है कि परिक्रमण काल टी जो है वो ग्रह की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है, यानी कि टी स्क्वायर समानुपाती r³। यही इनका 3 नियम है केपलर का। ओके, अब बात यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की है, गुरुत्व केंद्र की है। कभी कभी आपने भी किया होगा, आपके पास स्केल होगी तो आपने अपनी उंगलियों पर उसको मैनेज किया होगा कि एकदम रुक जाए दोनों साइड बराबर, या फिर पेन को आप मैनेज करना चाहे होंगे, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को आपने ऐसा किया होगा। तो गुरुत्व केंद्र जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम सही तरीके से केंद्र में होगा तो वो आपके हाथ पर एकदम संतुलित हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। ऐसे भी पेन भी आप रोक सकते हैं, तो वही गुरुत्व केंद्र है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ से वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, संपूर्ण भार कार्य करता है। अर्थात इस बिंदु पर ठीक इतने ही परिमाण का बल ऊपर की ओर लगाएं तो वस्तु संतुलन की अवस्था में रहेगी। ओके, अब यहाँ पर पीसा की झुकी हुई मीनार का उदाहरण दिया गया। पीसा की झुकी हुई मीनार का उदाहरण, अभी तक इसके न गिरने का कारण इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा का मीनार के तल के अंदर होना। इसी प्रकार से है एक मंदिर है वाराणसी में, बनारस में एक मंदिर है, वो भी थोड़ा सा झुका हुआ है, लेकिन गुरुत्व केंद्र जो है कि यहाँ पर देखिए अभी तक ना गिरने के कारण इसका गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा का मीनार के तल के अंदर होना है। वही हाल यहाँ पर भी है। ओके, इस कारण वो झुकी हुई है और गिरी नहीं है। ठीक है, चलिए बताइएगा उस मंदिर का नाम कौन सा मंदिर है, आपको अगर पता हो तो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण सीधे हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं। वायु की उपस्थिति में भारी पिंड पृथ्वी पर पहले पहुँचेगा। अब मान लीजिए आप 3rd फ्लोर पर हैं, आपसे कोई कहे कि 5 kg रुई का पैकेट और 5 kg लोहे का कोई गुटका हो, या फिर कुछ भी हो ऐसा 5 kg का, मतलब जो वेट करते हैं 5 kg वाला, दोनों आप एक साथ गिराएंगे तो कौन जल्दी पहुंचेगा? तो अचानक से सबके दिमाग में आएगा पहले लोहे वाला गिरेगा। तो ऐसा होगा कब? जब स्थिति मतलब निर्वात ना हो, मतलब हवा उपस्थित होगी अगर लेकिन निर्वात होगा दोनों समान समय में गिरेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो है रुई वाले का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और इस लोहे का क्षेत्रफल कम है। ठीक है, तो उस पर कोई भी फ्रिक्शन बल, घर्षण बल नहीं लग पाएगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि क्या है, वायु की उपस्थिति में भारी पिंड पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। यदि लोहे, लकड़ी व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो आदर्श परिस्थितियों में सभी टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। आदर्श परिस्थिति कौन सी है? ऐसी स्थिति जहां पर हवा ना हो, ओके, पर पहुँचेंगे, क्योंकि सभी पर एक समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, वेट सेम है। बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन में अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली अर्थात गाढ़ी स्याही भरी होती है।
यह स्याही एक छोटे से बाल गेंद के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। आप देखिए पेन में आपके छोटी सी बॉल लगी है सामने। जब लिखने के लिए पेन को कागज़ पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज़ के घर्षण से घूमती तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज़ पर आ जाती है। गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कहाँ चली जाती है? कागज़ पर आ जाती है। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहें कि आप लेट कर लिखना चाहें, ऐसे सामने लेट कर लिखना चाहें तो लेट कर लिखेंगे तो मुश्किल से हमें लगता है कि एक लाइन आप लिख पाएंगे। उसके बाद जो है कि गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ कार्य करेगा और बॉल के पास स्याही नहीं पहुँचेगी, जिसकी वजह से आप लिख नहीं पाओगे। ऐसा आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं या किए भी होंगे। ओके, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान से यदि एक सेब छोड़ा जाता है तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव के कारण। ओके, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, जबकि पत्थर के पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह अधिक तेजी से नीचे गिरता है। ठीक है, अब कुछ क्लियर हो गए होंगी चीज़ें। तो ये था। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान और भार की। द्रव्य का मान और भार यानी वेट की बात करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान की अब हम भार की बात करें। भार क्या होता है? द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है भार। इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर भार अधिक होगा, जहाँ पर कम होगा वहाँ पर भार कम होगा। लेकिन 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 अगर हम बात करेंगे द्रव्यमान की तो द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। वस्तु चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में हो। अभी के भी याद कर लीजिए, कई बार यहाँ से कन्फ्यूजन होता है कि द्रव्यमान और भार में डिफरेंस क्या है। तो द्रव्यमान जो होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, अतः किसी वस्तु का जड़त्व उतना ही होता है जितना उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान स्थिर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। द्रव्यमान यानी मास स्थिर रहता है। वस्तु चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में। अब पृथ्वी पर जो है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम चले जाते हैं चंद्रमा पर 2.34 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसे है, तो वहाँ पर कम हो जाएगा भार, लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। द्रव्यमान वहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, तो यही द्रव्यमान और भार है। ठीक है, भार भी समझ में आएगा, द्रव्यमान भी। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 1/6 है पृथ्वी का, 1/6 है पृथ्वी का। इसलिए जितना भी चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना 1/6 है, अतः पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जितना होगा चंद्रमा पर उसका 1/6 होगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। अब द्रव्यमान जो है कि कम है चंद्रमा का, तो इस प्रकार से आपको और भी चीज़ें पता चलती हैं कि जिस ग्रह का द्रव्यमान ज़्यादा होगा वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होगा, जिस ग्रह पर द्रव्यमान कम होगा वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जो कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रमाणिक मान है। याद रखिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आगे कुछ और चीज़ें मिलेंगी जिसके बाद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब पृथ्वी पर जी का मान अलग अलग होता रहता है। जैसे अभी भूमध्य रेखा पर सीधे मान लेते हैं भारत में जो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान थोड़ा मतलब कि कम होगा। वहीं हम ध्रुवों पे कभी क्रिकेट वगैरह होता है, भारत के खिलाड़ी ब्रिटेन वगैरह में जाकर क्रिकेट वहाँ पर खेलते हैं तो वहाँ पर गेंद थोड़ा तेज़ आती है, उन्हें तेज़ मिलती है। उसका रीज़न होता है वहाँ पर जी की वैल्यू जो है कि ज़्यादा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है ये चीज़ हम देखते हैं। पृथ्वी तल पर जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर जी की वैल्यू सबसे कम तथा ध्रुवों पर, यहाँ ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। इसके दो कारण हैं, ये स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, क्या दो कारण है? पहली चीज़ तो पृथ्वी की आकृति, शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, ध्रुवों पर या कुछ चपटी है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से 21 किलोमीटर अधिक है। यहाँ भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या जो है कि अधिक है, लेकिन यहाँ पर देखिए इक्वेटर पर त्रिज्या कम है। त्रिज्या क्या होती है? अब ये चीज़ हो गई कोई, तो ये पूरा यहाँ से त्रिज्या होती है, इसको त्रिज्या बोलते हैं। ओके, और लेकिन अगर इसको भी दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, व्यास। ठीक, तो यही है। तो त्रिज्या क्या है?
पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। ओके, इसीलिए पृथ्वी पूरी तरह से गोल तो है नहीं, ध्रुवों पर कुछ चपटी है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। चूंकि जी पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः स्पष्ट है कि आर ई पृथ्वी का त्रिज्या का मान जैसे जैसे कम होता जाता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। क्या? अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी की त्रिज्या का मान जैसे जैसे कम होता जाता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या का मान जैसे जैसे कम होता जाता है तो क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर होती है आपकी कि यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या का मान कम कब होगा? अगर आप यहाँ से पृथ्वी के यहाँ से सरफेस से खुदाई करके यहाँ अंदर आते हैं, पृथ्वी के 50% पर आज आप आ जाते हैं, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं, फिर से एकदम देखते हैं। फिर से पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रमाणिक मान है। ठीक है, पृथ्वी तल पर जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ओके, क्या रीजन है उसका? 2 रीजन है। पहली चीज़ तो पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। चूंकि जी पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः स्पष्ट है कि आर ई का मान जैसे जैसे कम, यानी पृथ्वी की त्रिज्या का मान जैसे जैसे कम होता जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। तो 2 चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर होती हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या का मान जैसे जैसे कम होता जाएगा, जी की वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर आप खुदाई करके जाते हैं तो जी का मान बढ़ेगा, लेकिन पृथ्वी से आप बाहर उड़ते हुए जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और उड़ते उड़ते चले जाएंगे तो जी एकदम जी की वैल्यू कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना, दूसरा रीजन ये भी है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है। हमें ज्ञात है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है, अतः पृथ्वी तल पर स्थित प्रत्येक वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम रही है। ओके, अब यहाँ इसकी वजह से अलग अलग चीज़ें, अब भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। दूसरी चीज़, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम। तीसरी चीज़, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, पृथ्वी एकदम घूमना ही बंद कर दे, तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी, और यह वृद्धि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर कम होती जाएगी। याद रखिएगा, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, सोचिए पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा? तो ध्रुवों के अतिरिक्त ध्रुव पोल पर प्रत्येक स्थान जी के मान में वृद्धि हो जाएगी, और यह वृद्धि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक यानी इक्वेटर पर ज़्यादा होगी तथा ध्रुवों की ओर कम हो जाएगी। ओके, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे और तेज हो जाए तो जी का मान क्या होगा? घट जाएगा और तेज हो जाए। कभी आपने चलिए ठीक है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान चाल जो चल रही है 17 गुना उससे अधिक तेज घूमने लग जाए तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार शून्य प्रतीत होने लगेगा, और आप भूमध्य रेखा पर अगर होंगे तो क्या होगा? आप उड़ने लगेंगे, है ना, कि जी 0 हो जाएगा, आपका जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप उड़ने लगोगे। ठीक है, आप ही नहीं सभी वस्तुएं अपना स्थान छोड़ने लगेंगी। यदि पृथ्वी वर्तमान से 17 गुना अधिक तेजी से घूमने लग जाए तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य होने प्रतीत लगेगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, हमने अभी बताया कि पृथ्वी तल से हम ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, पृथ्वी तल के यानी अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे त्रिज्या घटती जाएगी जी का मान बढ़ता जाएगा, त्रिज्या बढ़ेगी जी का मान घटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उपग्रहों की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपग्रह जानते ही हैं, ये आकाशीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह कौन होता है? भू उपग्रह। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने स्टेटमेंट वाइज पूछा, यूपीपीसीएस ने नहीं पूछा है, और मतलब पीसीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, आने की संभावनाएं प्रबल हैं। भू उपग्रह क्या है? भू उपग्रह वे पिंड हैं जो पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं। इनकी गतियाँ ग्रहों की सूर्य के परितः गतियों के बहुत समान होती हैं। ग्रहों के सूर्य के परितः जो गति कर रहे हैं उनके बहुत समान होती है। ठीक है, तो केपलर का नियम के ग्रही गति नियम इन
पर भी समान रूप से लागू होते हैं। इन उपग्रहों की पृथ्वी की परितः कक्षाएं वृत्ताकार अथवा दीर्घवृत्ताकार होती हैं। वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार होती हैं। ठीक है। भू उपग्रह कौन से हैं? जो पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी के परितः, पृथ्वी के चारों परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल कृत्रिम उपग्रह की गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। विदित है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक है केंद्रीय बल, केंद्रीय या गुरुत्वाकर्षण बल, तथा दूसरा है प्रक्षोभ बल जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी गोलाई में त्रुटि एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और सौर विकिरण दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी पर गिर क्यों ना जाए, तो उसमें भी तो बल लगता है। एक तो पृथ्वी खींच रही है, तो उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं कि उसको बाहर की तरफ वहाँ पर व्यवस्थित किए हुए हैं। ओके, ठीक है। तो भू उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, पता ही है, जिसकी कक्षा लगभग वृत्ताकार है। विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए मानव निर्मित भू उपग्रहों को कक्षाओं में प्रमोचित किया जाता है। मानव निर्मित भू उपग्रह कक्षाओं की स्थिति के अनुसार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण ये है। ओके, अब एक है भू तुल्यकालिक उपग्रह, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि उसका परिक्रमण काल पृथ्वी की अच्छी गति के आवर्तकाल यानी 24 घंटे के बराबर हो, मतलब कोई उपग्रह ऐसा बना के ऊपर छोड़ दिया गया कि जो जिस प्रकार से पृथ्वी चले वैसे ही 24 घंटे में ये भी चक्कर लगा रहा है, तो वही भू तुल्यकालिक यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट वही होगी। ओके, भूतुल्यकालिक उपग्रह को जब पृथ्वी की विषुवत रेखा के तल में स्थापित किया जाता है तो यह पृथ्वी के किसी बिंदु से स्थिर प्रतीत होता है। ऐसे उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और इस प्रकार की कई सैटेलाइट हैं जैसे भूतुल्यकालिक एवं भू स्थिर कक्षाओं की लगभग 35,000 किलोमीटर होती है। 35,000 इतना ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ना होता है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता 35,786 और कहीं कहीं पर आपको 36,000 भी मिलेगा। 36,000 किलोमीटर ऊपर इनको जाकर व्यवस्थित करना होता है। जाकर मतलब वहाँ पे भेजा जाता है। ठीक है। 7 उपग्रह जो IRNSS है, नाविक नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, उसमें 7 या 8 सैटेलाइट हैं, कमेंट करिएगा। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 7 उपग्रहों में से 3 भू स्थिर हैं तथा 4 भू तुल्यकालिक उपग्रह हैं। ठीक है, जिसमें से एक खराब हो गया था तो बाद में दूसरा भेजा गया। अब इनके उपयोग क्या हैं? एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की भूतुल्यकालिक उपग्रहों के उपयोग क्या है? एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें पृथ्वी के आयनमंडल से परावर्तित नहीं होती। दूरदर्शन प्रसारण एवं अन्य प्रकार के संचारों में उपयोग होने वाली तरंगों की आवृत्तियां अत्यधिक उच्च होती हैं, अतः इन्हें प्रसारण केंद्रों के ऊपर स्थापित तुल्यकालिक उपग्रहों द्वारा पृथ्वी के बड़े क्षेत्र पर प्रसारित किया जाता है। भारत का इनसैट उपग्रह समूह ऐसा ही तुल्यकालिक उपग्रह समूह है। मौसम पूर्वानुमान, तो मतलब रेडियो वगैरह में मौसम की जानकारी, नेविगेशन वगैरह में भूतुल्यकालिक उपग्रह का यूज किया जाता है, इसीलिए ये भेजे जाते हैं। किसका? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब ध्रुवीय उपग्रह है, पोलर सैटेलाइट। पृथ्वी के ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में परिक्रमण करने वाले उपग्रहों को ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में परिक्रमण करने वाले उपग्रहों को ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रहों की ऊंचाई लगभग 500 से 800 किलोमीटर है। इन उपग्रहों का आवर्तकाल लगभग 100 मिनट होता है। ठीक है, 100 मिनट में चक्कर लगा लेते हैं। ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग क्या है? ध्रुवीय उपग्रहों का प्रयोग विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण में सुदूर समय रिमोट सेंसिंग, मौसम विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययनों इत्यादि में किया जाता है। पर्यावरण के अध्ययन में, मौसम विज्ञान वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता है। तो हमने ध्रुवीय उपग्रह के बारे में देखा, जियो सिंक्रोनस, यहाँ पर हमने भूतुल्यकालिक उपग्रह की बात की, और यहाँ पे एक भू उपग्रह है। ओके, उसके बारे में, यानी भू उपग्रह वही हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उपग्रहों भारहीनता, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। किसी वस्तु के भार का अनुभव वस्तु के संपर्क तल की प्रतिक्रिया कारण होता है। यदि हम जमीन पर खड़े हैं तो हम अपने भार का अनुभव अपने पैरों पर पृथ्वी तल की प्रतिक्रिया पृथ्वी के गुरुत्व बल के फलस्वरूप के कारण करते हैं। यदि यह प्रक्रिया शून्य हो जाए प्रतिक्रिया, तो हमें अपना भार शून्य प्रतीत होगा तथा यह भारहीनता की अवस्था कहलाएगी। पृथ्वी अपना जी की वैल्यू लगाए ही ना, ठीक है, गुस्सा हो जाए आपसे और जी की वैल्यू छोड़ दे तो आप तो उड़ने लगोगे। ओके, उपग्रह के अंदर
उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है क्योंकि उपग्रह की सतह द्वारा अंतरिक्ष यात्री पर लगाई गई प्रतिक्रिया शून्य होती है। उपग्रह में देखा होगा आपने सैटेलाइट में किस प्रकार से जी की वैल्यू एकदम कम होती है, जिसकी वजह से उड़ते रहते हैं जो भी एस्ट्रोनॉट गए होते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्व का अभाव होने के कारण ही अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा जल के गिलास को टेढ़ा करके नहीं पिया जा सकता है क्योंकि ऐसा करते गिलास का जल बूंदों के रूप में अंतरिक्ष में तैरने लगेगा। देखिएगा, इसको यूट्यूब पर दिख जाएगा सब। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन एक ट्यूब में पेस्ट की भांति भर दिया जाता है। ट्यूब को सीधे मुँह में दबाकर भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये भी देख सकते हैं आप, ये भी आपको यूट्यूब पर मिल जाए। अब एक पलायन वेग है। कोई वेग ऐसा मतलब कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं। पलायन करना है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से, मतलब इतना वेग से आपको यहाँ से उठा के फेंका जाए कि आप पृथ्वी की सीमा के बाहर चले जाएं, जहाँ पर वापस ना आ पाएँ आप, पृथ्वी दोबारा आपको खींच ही ना पाए। ओके, तो यही होगा एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग है, जो पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितना है? किलोमीटर प्रति सेकेंड है। हमने जी की वैल्यू बताई थी कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को इतना स्पीड से या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी, भाग जाएगी यहाँ से। आपको ही इतना वेग से फेंक दिया जाए तो आप दोबारा वापस नहीं आओगे, आना भी चाहोगे तो नहीं आ पाओगे, उधर ही क्या बताएं। ठीक है, पलायन वेग के कुछ स्रोतों पलायन वेग के स्थान पर पलायन चाल भी लिखा मिलता है। ठीक है, चंद्रमा पर पलायन वेग, अब हमने बताया जी की वैल्यू 1/6 है चंद्रमा पर। ठीक है, जी की वैल्यू पृथ्वी पर जितनी उसका 1/6 है चंद्रमा पर। ओके, तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है, सीधे सीधे पूछा जा सकता है। 2.38 मीटर प्रति सेकेंड ही है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आवर्त गति की बात की गई है। चलिए हम अब कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति की बात करेंगे। आपने कई चीज़ें यहाँ पर देखा, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी पोलर सेटेलाइट, पलायन वेग के बारे में हमने देख लिया। गुरुत्वाकर्षण बल, जी की वैल्यू, जी के मान में परिवर्तन के बारे में हमने देख लिया। द्रव्यमान भार को हमने देख लिया। ब्रह्मगुप्त जी ने पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। अब हम अगले चैप्टर पर पहुँचते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों को ही देखेंगे। कार्य क्या है? कार्य क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना कार्य है। कार्य क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना कार्य है। याद रखिए, विस्थापन उत्पन्न करना कार्य है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन गुणनफल के बराबर होती है, यानी कार्य इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो यही कार्य है। कार्य है इसका, जो कि यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि हमने बताया था कि आसमां का ऊंचा ताल दूर है, का से कार्य है, कार्य है। इसका मात्रक जूल है, जूल है। ठीक, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी कार्य की तरह अदिश राशि, इसका मात्रक भी जूल है। यानी कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? कार्य एंड ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया जाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक भी, दोनों का मात्रक जूल है। ठीक है, दोनों क्या है? अदिश राशियाँ हैं। ओके, अब गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज, गति के कारण जो ऊर्जा, गति वेलोसिटी कह सकते हैं, स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, तो v जहाँ पर लगा है वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², mv²। ओके, ठीक है। तो इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीपी से कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसे रखता है, जैसे एक क्वेश्चन वो यूनिट वाला रखता है कि कितना एनर्जी खपत होगी अगर एक बल्ब पूरे 4 घंटे दिन भर जल रहा है और इतना यूनिट बिजली खा रहा है, तो कितना 5 रुपये के हिसाब से कितना यूनिट, यानी कितना पैसा खर्च हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी से भी पूछे जा सकते हैं। 2017 या 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी प्रकार के, R1/R2 अंडर रूट ऐसे करके कोई था, D2/D1, इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन को मैथ की तरह पूछा गया था जीएस के पेपर में। तो एक क्वेश्चन का भी बहुत मतलब होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी पूरा 1 साल लेके चला जाता है। थोड़ा सा आज पेन का कलर चेंज करते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², ये याद रखिएगा। यानी किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यम जो है उसका द्रव्यमान है, v उसका वेग है। ओके,
और स्थिति के कारण जो ऊर्जा ऊर्जा हो mgh है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा हो mgh। द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण h मतलब कि ऊंचाई की बात हो गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है? ऊर्जा संरक्षण क्या नियम है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है ना। ऊर्जा संरक्षण का यही नियम है। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। आप आलू खाएंगे, आलू में एनर्जी है, ऊर्जा है, तो वो आलू में ऊर्जा थी, अब आपके अंदर आ गई ऊर्जा। और ऊर्जा जो है कि आपने जब आलू खाया तो आपको एनर्जी मिली, आपने कुछ काम किया, जब आप काम करेंगे तो वो किसी न किसी काम को दूसरे रूप में आपने परिवर्तित किया। ओके, तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती ना ही नष्ट हो सकती। उसी प्रकार से पृथ्वी पर जितना जल था 100%, जितना भी पानी था वो पानी पृथ्वी पर ही रहेगा। जितनी भी चीज़ें पृथ्वी पर हैं वो पृथ्वी पर ही रहेंगी। बहरहाल मान लीजिए 1 लीटर पानी लेकर एस्ट्रोनॉट गए होंगे, स्पेस में लेकर चले गए हों, मान लीजिए चंद्रमा पर गए हों, चंद्रमा पर लेके गए हों नील आर्मस्ट्रांग वगैरह लोग, वहाँ पर 1 बोतल लेकर चले गए हों तो 1 बोतल कम हो गया होगा। ठीक है, तो 100% जो है कि जितना पानी है वो पृथ्वी पर ही है। उसी प्रकार से ऊर्जा की बात करें तो जितनी ऊर्जा है वो उतनी ही ऊर्जा पड़ी हुई है, बल्कि जबकि ऊर्जा संरक्षण क्या नियम है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना ही नष्ट की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। ठीक है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश। रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर होती है। बस बस बस, अब हम आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा का रूपांतरण। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलने के लिए विद्युत बल्ब होता है। विद्युत बल्ब होता है, यहाँ उस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं विद्युत सेल। यांत्रिक ऊर्जा से यंत्रों के द्वारा विद्युत बनाई जाती है डायनेमो। स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा स्थिति का टरबाइन चलाया जाता है। ओके, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत से यंत्र चलाया जा रहा है यानी मोटर। ऊर्जा से उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा इंजन। नाभिकीय ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा से यांत्रिकी ऊर्जा एवं यांत्रिकी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा स्पीकर। विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा ट्रांसमीटर। ओके, तो परमाणु विद्युत गृह की बात हुई तो भारत में कितने वर्तमान समय में कितने प्रतिशत एटॉमिक एनर्जी की वजह से, मतलब कितने प्रतिशत ऐसे पावर प्लांट लगे हैं जो चलते हैं, मतलब यूरेनियम वगैरह से जो चल रहे हों, उनसे कितने प्रतिशत भारत में एनर्जी प्राप्त हो रही है वर्तमान समय में। अगर जो भी डेटा आपको पता हो कमेंट करिएगा, और ये भी कमेंट करिएगा कितने मतलब ये परमाणु विद्युत गृह भारत में वर्तमान समय में संचालित हैं। ठीक है, संचालित हैं जो चल रहे हैं। शक्ति की बात करें, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देर से किया गया। यदि कोई लाभकर्ता t समय में w कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा P = W/T। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कितना कार्य किए और कितने समय में किए। ठीक है, तो यही होती है शक्ति। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड है, जिसे वाट भी कहते हैं। क्या है शक्ति का मात्रक? जूल प्रति सेकंड। और कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, शक्ति का जूल प्रति सेकंड है। ओके, तो कार्य का मात्रक है जूल, समय का मात्रक सेकंड, यही ना, कार्य अपान सेकंड। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। और सेकंड का मात्रक जानते ही हैं, समय का मात्रक सेकंड है, तो जूल प्रति सेकंड यही, और जिसे वाट भी कहते हैं। ओके, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट है। 1 किलोवाट यानी 1000 वाट है। ओके, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक की बात करें, व्यावसायिक मात्रक। अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा अच्छी चीज़ें का मतलब कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 1 किलोवाट हावर इतना जूल है। घरों, उद्योगों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को यूनिट में व्यक्त करते हैं। घरों, उद्योगों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को यूनिट में व्यक्त करते हैं, जो 1 किलोवाट हावर के समतुल्य है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट हावर, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट हावर।
ठीक है। और यही हमने बताया 1 किलोवाट आवर कितना है, 1000 वाट है, 1000 वाट है। यूपीपीसीएस ने कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन उसने पूछा है कि बताइए कि अगर 5 वाट का बल्ब, 5 वाट के 5 बल्ब, 5 वाट के 5 बल्ब 10 घंटे रोज़ चलते हैं, यानी 5 वाट के 5 बल्ब 10 घंटे रोज़ जल रहे हैं, तो एक महीने में कितने घंटे जलेंगे, और अगर 10 रुपये के हिसाब से 1 यूनिट बिजली का बिल है तो कितना पैसा खर्चा होगा। फिर से क्वेश्चन देखिए, 5 वाट का बल्ब, 5 वाट के 5 बल्ब 10 घंटे रोज़ जलते हैं, तो एक महीने में यानी 30 दिन में 10 रुपये के हिसाब से कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। 5 वाट का बल्ब है, ठीक है, 5 बल्ब हैं, तो 5 × 5 या 25 हो गया, और 10 घंटे रोज़ जलते हैं, 25 × 10 250 हो गया, 250 हो गया, ठीक है। और 30 दिन 250 वाट खर्च हो रहा है, 250 × 30 हो गया, 0 0 0, इधर करते हैं 250 30 0 0 0 0 0 सॉरी 15 8 7, ये हो गया 0 0 5 और 7 7500, 7500, ठीक है। अब हमने बताया कि 10 रुपये के हिसाब से 1 यूनिट है, ये 7500 वाट हो गया, 7500 वाट, 7500 वाट हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे भी देखेंगे तो 7.5 यूनिट आप कहेंगे, 7.5 यूनिट खर्ची हुई, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 1000 वाट है, 1000 वाट है, ठीक है। एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर है, तो यहाँ पर 7500 वाट हो गया, 7500 यानी 7.5 यहाँ पर हो जाएगा आपका किलोवाट आवर, यानी कि 7.5 यूनिट बिजली खर्च हो रही, 7.5 यूनिट बिजली एक महीने में खर्च हुई, 7.5 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से है ना, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, आ जाएगा 75 75, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ देख लीजिए फिर से, कहाँ गया 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और वही किलोवाट आवर जो होगा तो 1 यूनिट हो जाता है, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट हो जाता है। ओके, अब आगे द्रव्यों के यांत्रिकी गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, पिछली बार ही क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रत्यास्थता की बात करें, इलास्टिसिटी, रबड़ आपने देखा है, रबड़ देखा, उसको खींचिए फिर वापस वो अपनी स्थिति में आ जाता है। स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग को खींचिए फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, और ऐसा नहीं कितना खींच दीजिए कि खींच दीजिए तो खींचा ही रह जाए, टूट जाता है रबड़ भी, है ना। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उस पर प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा रखता है या करता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, वही बोल रहे हैं, रबड़ खींचिए छोड़ेंगे फिर वापस आ जाएगा। ओके, तो ये है प्रत्यास्थता की कुछ सीमा होती है, सीमा मतलब एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिनके अंतर्गत पदार्थ की प्रत्यास्थता गुण विद्यमान रहता है, ठीक है। प्रतिबल और विकृत के बारे में देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिबल और विकृत, प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं, बस इतना ही। प्रतिबल क्या है, प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्या लिखा है, एकांक क्षेत्रफल लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। बल का मात्रक हमने बताया था न्यूटन, ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों मिला के तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिबल का मात्रक होता है। प्रतिबल क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं, यानी बल बटे क्षेत्रफल। ओके, ठीक है, पेन चेंज करते हैं, हाँ, अब येलो, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं, यानी बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया विकृत से, विकृत यानी स्ट्रेन से पूछा गया, स्ट्रेस से नहीं पूछा गया। प्रतिबल यानी स्ट्रेस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, लेकिन विकृत जो है स्ट्रेन, इससे क्वेश्चन पूछा गया। प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में विकृति आ जाती है, वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुल्य, मतलब कि आपने पहला जो ये डेल्टा एल लंबाई थी
और ये ओरिजिनल लंबाई थी। डेल्टा एल मतलब लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है डेल्टा एल अपान एल है, यही विकृत है, यही स्ट्रेन है, यही स्ट्रेन है, यानी विकृत। अब डेल्टा एल लंबाई का मात्रक मीटर ही होगा और नीचे भी लंबाई है, परिवर्तन भले ही हो, नीचे भी लंबाई तब भी इसका मान मीटर होगा। मीटर से कट जाएगा, इसलिए विकृत का कोई मात्रक नहीं होता है। इस विकृत यानी स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता है। फिर से देखते हैं प्रतिबल क्या है। प्रतिबल क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, बल बटे क्षेत्रफल या फपाने यानी बल का मात्रक न्यूटन, और एरिया हो गया, एरिया यानी मीटर स्क्वायर, ओके, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया आपका प्रतिबल का। विकृत क्या है कि लंबाई में परिवर्तन यानी डेल्टा एल अपान एल, यानी लंबाई पर, ये भी लंबाई का मात्रक मीटर, यहाँ नीचे भी मीटर, यानी कोई भी इसकी क्या होगा, कोई मात्रक नहीं होता है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर हो जानी चाहिए चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हुक का नियम है। हुक का नियम सीधे सीधे कहता है प्रतिबल अपान विकृत, यही हुक का नियम है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृत के समानुपाती होता है। प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृत के समानुपाती होता है, यानी E = प्रतिबल अपान विकृति। वैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं गया, अभी तक पूछा जा सकता है, पता नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ससंजक बल। तरल में क्या होता है? ससंजक बल। तरल क्या है? वे पदार्थ जो प्रवाहित होते हैं, फ्लूइड, तरल कहलाते हैं। द्रव और गैस तरल है। ठोस के विपरीत तरलों की अपनी निश्चित आकृति नहीं होती है। तरल की कोई आकृति होती है? आप 1 लीटर वाटर लिए हैं, पानी लिए हैं, आप किसी छोटे से बॉटल में डालेंगे तो उसका आकार ले लेगा, या फिर अगर ज़मीन पर गिरा देंगे तो वहाँ पर फैल जाएगा। तो तरल का कोई आकार नहीं होता, लेकिन ठोस का आकार होता है। ठीक है। द्रव और गैसों में मुख्य अंतर यह है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस पात्र के कुल आयतन को भर देती है। द्रव और गैसों में मुख्य अंतर क्या है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस पात्र के कुल आयतन को भर देती है। ओके, उपयुक्त से स्पष्ट है कि गैसों का द्रवों के समान पृष्ठ नहीं होता है, अतः द्रवों के समान पृष्ठ तनाव का गुण गैसों में नहीं दिखाई देता है। वहीं तरलों के अन्य यांत्रिक गुण दाब तथा श्यानता गैसों एवं द्रवों में समान रूप से पाए जाते हैं। ओके, एक सेकेंड, पेन, हाँ अब ये वाली पेन। ससंजक बल क्या है? ससंजक, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। अब इसके उदाहरण क्या है? ससंजक बलों के कारण है किसी द्रव की बूंद संपर्क में आते ही मिल जाती है और एक बड़ी बूंद बना लेती है। किसके कारण? ससंजक बल के कारण। एक ही पदार्थ के अणु है तो आकर्षण बल उनमें होता है, एक ही पदार्थ, यही ससंजक बल है, कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, जल से भीगी हुई 2 प्लेटों को अलग अलग करने के लिए जल के अणुओं के ससंजक बल के विरुद्ध काफ़ी बल लगाना पड़ता है। 2 प्लेट हैं, भीगी हुई हैं तो वो चिपक जाती हैं। ठोस पदार्थ एक निश्चित आकृति में होते हैं क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच ससंजक बल का मान काफ़ी अधिक होता है। ससंजक बल का मान काफ़ी अधिक होता है। आप लकड़ी ले लीजिए, कोई लकड़ी का थोड़ा सा ऐसे, या फिर दरवाज़ा ले लीजिए लकड़ी का, ससंजक बल के कारण वो इतना तगड़ा आपस में जुड़े हुए हैं कि उनको तोड़ने के लिए, चीरने के लिए आपको टांगे की आवश्यकता हो जाती है। ओके, ठीक है, या फिर मशीन से उसकी कटाई होती है, आरा मशीनों पर। ससंजक बल उनका इतना ज़्यादा होता है। शीत वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, इस प्रकार की वेल्डिंग में धातुओं को मशीनों द्वारा इतना अधिक दबाया जाता है जिससे वह आणविक परास में आकर परस्पर चिपक जाएं। ऐसा अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण होता है। तो ये ससंजक बल है। अब असंजक बल क्या है? भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है, यानी एडहेसिव फोर्स। किसी वस्तु, बर्तन आदि का जल से भीग जाना असंजक बल का उदाहरण है। बर्तन जो भीग जाता है ना पानी से, तो असंजक बल का उदाहरण। अलग अलग अणु है, दोनों के भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो ये एडहेसिव फोर्स है। ब्लैकबोर्ड व चाक के कणों के बीच असंजक बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। ब्लैकबोर्ड अलग मटेरियल का बना है, चाक अलग मटेरियल है, फिर भी उस पर वो चिपक जाता है, तो असंजक बल का ये उदाहरण। पौधों के ऊतकों तथा जल के अणुओं के बीच असंजक बल के कारण ही मृदा द्वारा अवशोषित जल पौधों के शीर्ष भागों तक पहुँच पाता है। ठीक है, किसका कार्य है जल ले जाना? जाइलम। ओके, और फूड कौन लेके जाता है? कमेंट करिएगा। वेटनेस ऑफ सरफेस, पृष्ठ का भीगना। जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक होता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला कर देता है।
पृष्ठ का भीगना क्या कैसे भीगता है सब पता है। जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला नहीं कर पाता। क्या है, जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला कर नहीं पाता है। पारे के अणु आपस में तो जुड़कर रहते हैं किंतु कांच से पारा नहीं चिपकता है। ऐसा एक पेड़ भी पाया जाता है जैसे हाथी कान का एक पौधा बोला जाता है, लेकिन गांव में उसको अरवी आप खाए होंगे, अरवी और एक आता है सूरन आता है। सूरन का तो अलग होता है, अरवी का जो उसका क्या बोलते हैं, उसका पत्ता जो होता है बड़ा सा, उस पर अगर आप पानी गिराएंगे तो वह पानी उसमें चिपकता नहीं है। पानी एकदम वैसे ही, वह पत्ता भीगेगा ही नहीं, वह पत्ता भीगता ही नहीं। क्यों नहीं भीगता है? जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है। आसंजक बल का मान ससंजक बल से जब कम होता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला नहीं कर पाता है है ना। और यही पहला केस क्या है, जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक होता है। आसंजक बल का मान जब ससंजक से अधिक होता है तो उसको भिगो देगा, लेकिन आसंजक बल का मान ससंजक बल के मान से कम होगा तो वह क्या होगा, नहीं भिगा पाएगा। वैसे ही आपने देखा है पारा मरकरी जो होता है कि कांच में भरा होता है थर्मामीटर में, तो वो चिपक नहीं जाता है कांच से, ओके, चिपकता नहीं है, तो यही कारण है। तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम होता है। तेल तथा जल के बीच क्या है, आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम होता है, परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि तेल में डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोली का रूप ले लेती है, जबकि जल पर डाली गई तेल की बूंद छोटी छोटी बूंदों के रूप में फैल जाती है। ओके, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की बात करेंगे। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीधे हम पृष्ठ तनाव की बात करेंगे। पृष्ठ तनाव क्या है, यहाँ पर बल बटे क्षेत्रफल ही है, लंबाई परिवर्तन, यहाँ पर भी वही चीज़ है। इसका भी मात्रक न्यूटन पर मीटर है या फिर न्यूटन या जूल पर मीटर स्क्वायर है। पृष्ठ तनाव संबंधित घटनाओं को सीधे हम देखते हैं। सरफेस टेंशन साबुन अथवा डिटर्जेंट जल में मिला देने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तथा साबुन का घोल कपड़ों के उन छोटे छोटे छिद्रों में भी पहुंचता है जहां शुद्ध जल नहीं जा सकता है। इसके बाद साबुन व मैल के कण आपस में आसंजक बल के कारण चिपक जाते हैं और कपड़े को साफ कर देते हैं। क्या कह रहे हैं, जब साबुन और डिटर्जेंट को पानी में डाल दिया जाता है तो उसका पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब पृष्ठ का तनाव कम हो जाता है तो वो कोने कोने तक पहुंचता है, कोने तक पहुंचेगा, वहाँ से चिपका कर लाएगा, मिट्टी को बाहर कर देगा। ओके, यदि घोल को थोड़ा गर्म कर दिया जाए तो पृष्ठ तनाव और कम हो जाता है, यानी गर्म करने पर भी पृष्ठ तनाव कम होता है। गर्म करने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। पानी को और गर्म कर दिया जाए पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, यानी कि गर्म पानी में अगर आप कपड़ा धुलते हैं तो पृष्ठ तनाव उस पानी का कम हो जाता है और उसी में थोड़ा सा सर्फ वगैरह डाल देते हैं तो और कम हो जाएगा, तो कपड़े और अच्छे तरीके से आपके साफ हो सकते हैं। ओके, यदि पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरती है। पतली सुई पानी का पृष्ठ तनाव होता है जिसके कारण उस पर तैरती रहती है। साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल से अधिक बड़े बुलबुले बनाए जा सकते हैं क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है तो बुलबुले थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, साबुन का घोल, है ना। ठीक है, छिड़काव या फुहार से ठंडक उत्पन्न होती है। गर्म सूप का ये देखिए, गर्म सूप पीते हैं, गर्म सूप ही पिया जाता है। ठंडा पियेंगे तो आपको अरे मज़ा नहीं आया। वैसे ही चाय हो गई, आप गर्म ही पीना पसंद करेंगे, कुछ लोग ठंडी भी पीते हैं। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह जीभ के अधिक क्षेत्रफल पर फैलता है, अतः गर्म सूप ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट लगता है। शेविंग ब्रश के बाल पानी से बाहर निकालने पर आपस में चिपक जाते हैं, ये सब पृष्ठ तनाव का है। स्थिर व शांत जल की सतह पर मच्छरों के लार्वा तैरते हैं, जबकि पानी में तेल या केरोसिन आदि डाल देने पर लार्वा पानी में डूब जाते हैं, है ना, तथा श्वसन न कर पाने के कारण मर जाते हैं। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे हम पानी पे थोड़ा सा केरोसिन वगैरह डालेंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और लार्वा जो डूब के मर जाएंगे सब। वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है, यही कारण है कि तेल पानी के तल पर फैल जाता है। ओके, तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है, यही कारण है कि तेल पानी के तल पर फैल जाता है। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी के
फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है। गैस का दबाव छोटे बुलबुले में अधिक होगा, बड़े में कम होगा। अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है। ठीक है, छोटा बुलबुला और छोटा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है। छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है। ओके, तो ये पृष्ठ तनाव की चीज़ें हो गई। ओके, चीज़ें यहाँ क्लियर हो चुकी होंगी बहुत सी। आज बहुत बड़े लेक्चर लेकर चल रहे हैं हम आगे, क्योंकि राजमणि राय ने मैसेज किया था, हमने रिप्लाई अभी तक नहीं किया, शायद अभी कर देंगे। उन्होंने कहा था कि सर ऐसे कैसे ख़त्म होगा, इतने छोटे छोटे लेक्चर हैं, कब तक ख़त्म होगा। तो हम कहें कि रुक जाओ, अब करते ही हैं ख़त्म। केशिकत यानी कैपिलैरिटी। केशिकत क्या है, कैपिलैरिटी क्या है? कुछ नहीं है, पहले गांव वगैरह में केरोसिन से लोग दीपक जलाया करते। दीपक का गांव में अलग अलग उसके नाम थे। जैसे लैंप हुआ करता था, लैंप, हमने भी लैंप में थोड़ा पढ़ाई की है और मज़ा आती थी उसमें पढ़ने में। लिमिटेड मतलब रोशनी होती थी। आजकल तो रोशनी इतना ज़्यादा हो गई है कि एक तरह से लाइट पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा हो गया है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत कहा जाता है। ऐसी नली जिसका छिद्र बहुत बारीक होता है केश नली कहलाती। जो द्रव कांच को भिगोते हैं वे कांच की केश नली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे जल। केश नली में चढ़ने वाले दो द्रवों में जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा वह केश नली में अधिक ऊपर चढ़ेगा। जो द्रव कांच को नहीं भिगोते वे कांच की केश नली में नहीं नीचे। यहाँ पे अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसका जो एप्लीकेशन वो दिखाते हैं। किसी द्रव का केश नली में ऊपर चढ़ने और अथवा नीचे गिरने के का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। ये याद रखिए, किसी द्रव का केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, लालटेन में मिट्टी का तेल, मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम इनकी बत्ती में बनी केश नलियों के द्वारा ही ऊपर चढ़ता है और बत्तियां जलती रहती हैं। केश नलियों के द्वारा ऊपर चढ़ता है। सूती कपड़े में एक बूंद पानी डालेंगे तो ऐसे फैलता है ना। तो उसका जो है कि उसमें केश नलियाँ इतना सही रहती हैं, मतलब सूती कपड़े क्या अगर आप बत्ती बनाते हैं तो क्या होगा, वो सब ज़्यादा अच्छे से जलती है। यदि जल से भरी बाल्टी में तौलिया का एक सिरा डाल दें, यही बात, तो तौलिए की असंख्य केश नलियों में चढ़ने लगता है। जल तौलिए की असंख्य केश नलियों में चढ़ने लगता है और पूरा तौलिया धीरे धीरे भीग जाता है। ओके, वर्षा के बाद या सिंचाई करने के बाद किसान खेतों की जुताई कर देते हैं, जिससे मिट्टी में केश नलियाँ टूट जाएं और पानी के कारण नमी बनी रहे। केश नलियाँ अगर टूटेंगी नहीं तो पानी भाप बन के ऊपर निकल जाएगा, केश नलियों के थ्रू ऊपर आ रहा है, और टूट जाएंगी तो थोड़ा नमी बनी रहेगी। नींब वाले पेन की नोक बीच से चीर दी जाती है, जिससे एक केश नली बन जाती है। इसी केश नली में स्याही लगातार चढ़ती रहती है और पेन लिखता रहता है। ठीक है, एप्लीकेशन देख रहे हैं। और सब किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं, कह रहे हैं कि जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं वे कांच की केश नली में नीचे की ओर गिरते हैं, जैसे पारा। ओके, केश नली ऊपर चढ़ने वाले दो द्रव में जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है वह केश नली में अधिक ऊपर चढ़ेगा, यानी सब मिला के पृष्ठ तनाव के कारण हो रहा है। पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से जल अवशोषित करना केशिकत की सहायता से होता है। इसी की सहायता से होता है, उसमें मोटर थोड़े लगे पानी चढ़ाएं पत्तियों तक, इसी के कारण होता है। जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन जाइलम ऊतकों द्वारा एक विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है। अतः पौधों द्वारा जल अवशोषण और पत्तियों तक पहुंचाने में केशिकत के अतिरिक्त अन्य क्रियाएं भी उत्तरदायी हैं। ओके, ठीक है, तो ये केशिकत यानी कैपिलैरिटी आपने समझ लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उत्प्लवन बल है, उत्प्लवन आर्किमिडीज का सिद्धांत भी यहाँ पर। आर्किमिडीज चाचा क्या कहे हैं? आर्किमिडीज चाचा कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल का मान हमें आर्किमिडीज सिद्धांत से ज्ञात होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। क्या? किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल, ठीक है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार, कह रहे हैं कि उत्प्लवन बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आप पानी में कूदते हैं तो आपके भार के बराबर आप जल विस्थापित करते हैं, ठीक है, तभी आप उस पर तैरते रहते हैं। मान लीजिए कोई भी सामान आप पानी में फेंकते हैं तो वह तैरता रहता है। लकड़ी का गुटका भी तैरता रहेगा क्योंकि वह अपने भार के बराबर बल हटा लेता है, और जब वो बल हटा लेता है जिसकी वजह से वह तैरता रहता है। अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं। और डिटेल का मतलब कि
देखते हैं। जब हम लकड़ी के एक टुकड़े को पानी से भरी एक बाल्टी में डुबोते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे पानी के भीतर से लकड़ी पर कोई ऐसा बल ऊपर की ओर लग रहा है जो उसके डूबने का प्रतिरोध कर रहा है। इसी प्रकार जब हम लकड़ी को जल की सतह से नीचे ले कर छोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि वह तुरंत ही ऊपर सतह पर आ जाता है। अर्थात जल या किसी द्रव में किसी वस्तु के डूबने पर उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है। अपथ्रस्ट ऑफ ब्यूएंसी फोर्स। उल्लेखनीय है कि गैसें भी द्रव की तरह उत्प्लावन बल लगाती हैं। ओके। जब किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होता है जब किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होता है तो वह वस्तु तरल में डूब जाती है, जबकि उत्प्लावन बल के भार से अधिक रहने पर वस्तु तरल की सतह पर ही तैरती रहती है। जब किसी वस्तु में लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होता है, उत्प्लावन बल भार से कम होगा तो वस्तु डूब जाएगी, उत्प्लावन बल भार से अधिक होगा तो वस्तु नहीं डूबेगी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं कि लकड़ी का घनत्व पानी से कम होता है अतः वह पानी की सतह पर तैरती रहती है। हाँ, लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है जबकि पारे पर तैरता रहता है क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से कम मगर जल से ज़्यादा है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर उठता चला जाता है क्योंकि गैस भरे गुब्बारे का औसत घनत्व वायु से कम होता है। गैस भरे मतलब वायुमंडल में जो गैसें हैं उसके अलावा जब हाइड्रोजन भरा रहता है तो उसका घनत्व तो कम होता है जिसके कारण वह उड़ता रहता है। ओके। बर्फ़ का घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है। बर्फ़ का घनत्व डेंसिटी जल की अपेक्षा कम होता है। जल का 9/10 गुना होता है अतः घनत्व के अनुसार बर्फ़ का 10वां भाग जल के बाहर निकला रहता है। बर्फ़ जल पर तैरती रहती है। 1/10वां भाग ऊपर रहता है। बर्फ़ डालिए पानी में तो 1/10वां भाग ऊपर रहेगा और बर्फ़ तैरती रहती है। ओके। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बर्फ़ गल जाएगी तो क्या पानी का जितना पानी था सरफेस जितना बना हुआ है बर्फ़ डाल दिए तो क्या वह ऊपर उठ जाएगा? नहीं, जितना था उतना ही होगा क्योंकि वह अपने भार के बराबर जो है कि पानी को विस्थापित कर चुका है, बर्फ़ का टुकड़ा। ओके। जब एक पिंड को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। पिंड का भार जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, द्रव का उत्पेक्ष जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है। ओके। इसी प्रकार एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि जहाज के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए पानी का भार संपूर्ण जहाज के भार के बराबर होता है। चीज़ें क्लियर हो गई? यहीं से क्वेश्चन घुमाए गए हैं और जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर वायुमंडलीय दाब की बात हो रही है लेकिन लेक्चर 56 मिनट का हो गया तो दाब को हम अगले लेक्चर में रखें या फिर इसको ख़त्म कर दें। चलिए अब इसको ख़त्म करते हैं। दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, ये ऊपर बल है और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब यानी बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है जिसे पास्कल भी कहते हैं। याद रखिएगा पास्कल मात्रक है दाब का यानी प्रेशर का। ओके। गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान होता है क्योंकि सुई की नोक का क्षेत्रफल नाखून से बहुत कम होता है। मतलब एकदम आम भाषा है, कोई बात नहीं। वायुमंडलीय दाब किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर, ये भाषाएं इन लोगों की थोड़ा सा अजीब होती हैं इसलिए समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। समुद्र तल पर यह इतना होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है 1.013 × 10⁵ समुद्र तल पर इतना होता है पास्कल है। इसे एक वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। ओके। वायुमंडल दाब का मापन बैरोमीटर से करते हैं जो कांच की नली में पारे को भरने की बनी युक्ति है। कांच की नली में पारे को भरने की युक्ति है। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। ओके। एक वायुमंडलीय दाब 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। अब कैसे लगाया जाता है ये महत्वपूर्ण है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक नीचे गिर जाए, अचानक से नीचे गिरे तो आंधी आने की संभावना है। अचानक से ही आंधी आती है तो इसलिए अचानक से नीचे गिरे तो आंधी आने की संभावना। धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होती है, तो बारिश धीरे धीरे ही होती है ना। बारिश धीरे धीरे होती है, बूंद बूंद पानी गिरता है तो धीरे धीरे जैसे पाठ्यांक नीचे गिरेगा तो इसका मतलब बारिश होगी। अचानक से गिर जाएगा तो आंधी आ जाएगी। ठीक है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है
तो दिन साफ होगा, धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ेगा दिन साफ होगा। ठीक है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उस पर तली की अपेक्षा दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। यानी तली से निकलता है ऊपर आने में, तली से निकलता है ऊपर आता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि ऊपर दाब थोड़ा सा कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है। ओके, समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही बाहर आ जाती है। ओके, द्रव में दाब की बात करें, द्रव में दाब वैसे इसे जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बर्नौली की प्रमेय एक यहाँ पर आ गई होगी, कहीं होगी। बर्नौली की प्रमेय नहीं दिख रही है। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है, वैसे चलिए इसको अगले लेक्चर में देखते हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इसमें गलनांक, क्वथनांक ये सब भी बताना पड़ जाएगा। और अभी थोड़ा चीज़ें हैं, अब मान लीजिए कि लगभग आप अच्छा लेक्चर था आज। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखा। अब रिवीजन कराने में हमसे कम से कम 10 मिनट लग जाएगा। आप लोग एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।